हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव और मैं आज यहाँ पर एक बढ़िया खबर आपको देने आया हूँ। आप और हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं नौकरियों का, वैकेंसीज का। और वैकेंसीज रिसेंटली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने निकाल दी हैं। 10 तारीख को, 15 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट और प्रोफेसर रैंक का यहाँ पर नोटिफिकेशन निकला है, तीनों ही पोस्ट का, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर। अंतिम तारीख ध्यान रखना 30 तारीख है, उससे पहले पहले अप्लाई कर देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पहली बता रहा हूँ। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन मेरे सामने है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिसको मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहता हूँ। आइए देख। पहली चीज यहाँ पर जैसे इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ पर जो पहली चीज आएगी वो आएगी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज नंबर ऑफ पोस्ट देखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का सिर्फ 46 है। एसोसिएट प्रोफेसर का 4 पोस्ट यहाँ पर आया है और प्रोफेसर रैंक का 4 पोस्ट यहाँ पर आया है। टोटल 54 पोस्ट निकली हैं तीनों रैंक को मिलाकर। सर क्या सारी जनरल कैटेगरी की? नहीं नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज का है। ध्यान रखना है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है, सारी ऑफिशियल जानकारी आपको इस वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, तो हम जाते हैं आगे। यस, ये डेट्स पर आइए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एप्लीकेशन ओपन हुआ था सर, वो 10 जुलाई को हो चुका है। और जो एसोसिएट प्रोफेसर का एप्लीकेशन ओपन हुआ था अप्लाई करने का, वो 15 जुलाई को हो चुका है। हालांकि जो एप्लीकेशन एडवर्टाइज किया गया था, पब्लिश किया गया था, वो 5 जुलाई को ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दिया था। और एप्लीकेशन ओपन करने की तारीख 10 और 15 तारीख है। इनफैक्ट इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ओपन है, ध्यान रखिएगा। और क्लोज होने की तारीख क्या है सर? 31 जुलाई। जैसे पहले पहले आपने एप्लीकेशन यहाँ पर भर दें। सर ये बताइए, एप्लीकेशन फीस है? बिल्कुल है, जैसे कि हर यूनिवर्सिटी लेती है, यहाँ पर भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। सर कितना? अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं, 2,000 रुपये यहाँ पर फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी के अंदर है, फीमेल मतलब जनरल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी है और हरियाणा स्टेट की है, अगर आप हरियाणा स्टेट के हैं तो आपके लिए 50% यहाँ पर छूट है, 1,000 रुपये। सर अगर मैं पंजाब की हूँ, फीमेल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी हूँ, फीमेल हूँ, 2,000 रुपये। और हरियाणा स्टेट के ही अगर मैं एससी की बात करूं, बैकवर्ड कैटेगरी ए, बैकवर्ड कैटेगरी बी, बैकवर्ड क्लास कैटेगरी ए एंड बी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हरियाणा स्टेट वाले, इनके लिए 500 रुपये है। और अगर थर्ड जेंडर की बात करूं, इसके लिए भी फीस कितना मेरे बच्चे? 500 रुपये। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, 40% और हायर डिसेबिलिटी जिसे बोलते हैं, हरियाणा स्टेट की, तो सर आपको कोई भी पैसा यहाँ पर पे करना है। चलिए, इसके साथ साथ आगे चलते हैं। कहा गया कभी भी रिफंड हमसे मत मांगना, जो फी डिपॉजिट करवा रहे हो रिफंड नहीं मिलेगा उसका, ठीक है ना, पहली चीज ध्यान रखना। हाँ, अगर आपका पैसा एक बार से ज्यादा क्रेडिट कर दिया गया है, मतलब एक बार से ज्यादा, जैसे कई बार एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं आप लोग, प्रोसेस नहीं होता, ठीक है ना, पहली बार आपको पता चल गया पैसे कट गए, मैसेज नहीं आया, ठीक है ना, दूसरी बार फिर से फाइल कर दिया, तो उस केस में कहा गया अगर 2 बार ही पैसा जा चुका तो एक बार ही रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और अगर कोई ऐसी पोस्ट के लिए आपने पैसा पे कर दिया जो बाद में यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ कर ली है पोस्ट, वहां पर भी आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाए। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक का, ये वो पोजीशन है, ये वो पोस्ट है जहां पर मेजोरिटी ऑफ बच्चे अप्लाई करने वाला है। तो सर असिस्टेंट प्रोफेसर का कितना नौकरी यहाँ पर? 46, 46 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। और जो पे स्केल है, मजेदार पे स्केल है, 57,500 से लेकर कहाँ तक जाता है? 1,82,400 तक जाता है, जिसका एंट्री पे कितना है? 57,700। चलिए, तो इसके अंदर अगर आप देखिएगा, तो नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको दे रखी है। देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी है, पहली चीज कौन से सब्जेक्ट का नौकरी है और कितनी पोस्ट है वहां पर, विद कैटेगरीज यहाँ पर आपको सारा डेटा बता रखा है। तो अगर आप कॉमर्स का देखिएगा तो कॉमर्स की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। जी हाँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज हैं। सर जनरल कैटेगरी की, बैकवर्ड क्लास किसकी है? दोनों है, जनरल की भी है और आपके पास बैकवर्ड क्लास की भी यहाँ पर कैटेगरी आपको देखने को मिल जाए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश का, क्या इंग्लिश में भी वैकेंसीज? जी हाँ, इंग्लिश भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाए। इनफैक्ट अगर देखिएगा, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कॉमर्स की यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ये डिपार्टमेंट कौन सा है? इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज, ठीक है ना। तो यहाँ भी कॉमर्स का वैकेंसी है। और अगर कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करूँ ऊपर, तो वहाँ पर भी आपको कॉमर्स का वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और लॉ का भी वैकेंसी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स है, मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी,
और साथ में कैटेगरी कितनी पोस्ट है, कौन से कैटेगरी की आपने अप्लाई करना है, हर एक जानकारी यहाँ पर आपको दे रखी है। सर अगर हम एसोसिएट अच्छा मैनेजमेंट का भी, मैनेजमेंट ध्यान, मैनेजमेंट का भी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने, ठीक है ना। ध्यान रहे बैकवर्ड क्लास ए और बैकवर्ड क्लास बी का यहाँ पर आपको वैकेंसी दोनों का आपको देखने आएगा मैनेजमेंट सब्जेक्ट। सर एसोसिएट का कितना है, सर एसोसिएट का पे स्केल पहले तो बताऊं कितना है। पे स्केल एंट्री लेवल है 1,31,400 एसोसिएट प्रोफेसर। और यहाँ पर नौकरी निकले हुए बच्चे मैनेजमेंट के अंदर भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइब्रेरी साइंसेज एंड बॉटनी। अब बात करते हैं बच्चे प्रोफेसर रैंक का, और प्रोफेसर रैंक का जो पे स्केल है, एंट्री पे स्केल वो है 1,44,200, ठीक है ना। कॉमर्स की यहाँ पर भी हिस्ट्री, मैथ और जुओलॉजी का यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा, एक एक वैकेंसी, तो टोटल 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर यहाँ पर 4 वैकेंसी देखने के लिए आपको मिल रहा है। आगे देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन क्या, पहली चीज कहते हैं कैंडिडेट्स को ध्यान रखना ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर सारी की सारी जानकारी लेनी है, ठीक है ना। कोई फेक वेबसाइट्स भी हैं, कोई जॉब रैकेटियर्स भी हैं जो आपको फंसाने का लालच करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके आपने सारा का सारा जो एडवर्टीजमेंट है वो निकालनी है, ठीक। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग दैट दे पोजेस एटलीस्ट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। मैं आपको दिखाऊंगा एसेंशियल मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन सी है, एटलीस्ट आपको वो पोजेस करनी है। क्या हर किसी शख्स को, हर किसी बच्चे को जिसके पास मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको बुला लिया जाएगा? नहीं। यहाँ पर एपीए स्कोर बनेगा और एपीए स्कोर के अकॉर्डिंग पोजीशन, नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा उस पर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। बाकी जानकारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर रखी है, बाकी अब यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि सर अ कैंडिडेट whether belong to general category or reserved category should submit only one online application। तो एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको फाइल करना है एक कोड का, against each post कोड। इसके अलावा बात करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और है यहाँ पर। आइए सर, रिजर्वेशन का बेनिफिट किसे किसे मिलेगा, कहा गया बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी ओनली गिवन टू दोज एससी, बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी, ईएसएम, एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा है, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली सेक्शन। कहा गया जो जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, ठीक है ना, जो हरियाणा में रहते हैं, डोमिसाइल स्टेटस जिनका हरियाणा है, उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करते हुए चलेंगे। अगर कोई और स्टेट के आप अगर कोई और स्टेट का आपके पास रिजर्वेशन है तो हरियाणा उसको यहाँ पर इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। कहा गया कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड सर्टिफिकेट है विच आर ड्यूली असेस्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ हरियाणा। और जो आपको सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। ESM, DESM, DFF shall be required to upload the valid eligibility certificate duly issued by the respective जिला सैनिक बोर्ड। ठीक है भाई साहब, उनसे इशू करवाना है। और जो भी EWS है उनको किसे, उनको क्या करवाना है, कहा गया EWS कैंडिडेट shall be required to upload certificate as per the instruction of the हरियाणा गवर्नमेंट। इसके अलावा कहा गया भाई साहब ईमेल आईडी एक्टिव रखना, खुद की होनी चाहिए, ठीक है ना, किसी और की मत भर देना। मोबाइल नंबर वैलिड देना, ठीक है ना, ऐसा देना जो चलता हो। ये मत बोलना कि सर हमारा तो इस पे व्हाट्सएप चलता है, ठीक है ना। वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता भाई, चेंज मत कर देना अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, क्योंकि सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है। कहा गया all the educational qualification should be from university institution board recognized by the भारत सरकार या राज्य सरकार या approved by the government regulatory bodies। कहा कि जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना आपके पास, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी डिग्री, पीएचडी, ठीक है ना भाई, अप्रूव्ड जगह से की हो तो कहानी आगे बढ़ेगी, ठीक है। और जो फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑनर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर पता चाहिए। नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट इज अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर दिया उसके बाद आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी, ठीक। आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं कि नहीं होंगे ये आपको कैसे पता चलेगा? द स्टेटस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग विल बी मेड अवेलेबल ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स, ठीक है ना। जब आप फाइल करेंगे ना एप्लीकेशन, आपको एक प्रॉपर डैशबोर्ड के ऊपर दिखाई दे जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई टीडीए नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। इसके साथ साथ जब भी आप अप्लाई करेंगे आपने प्रॉपर चैनल से अप्लाई करना है। सर व्हाट इज प्रॉपर चैनल? प्रॉपर चैनल का मतलब है जो भी आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है जिसके पास आप काम कर रहे हैं उससे एनओसी लेना मत भूलना, ठीक है ना। सर एनओसी किस फॉर्म के अंदर लेनी है वो नीचे सारा डिटेल्ड, जब आप फॉर्म निकालेंगे नीचे अनेक्शर के अंदर दे रखा है किस फॉर्म के अंदर आपको एनओसी यहाँ पर लेना है।
इसके साथ साथ जो एपीए स्कोर बनेगा ना, एपीए स्कोर, अब एपीए स्कोर के अंदर आपके पास देखो क्या क्या होता है आपको, जो आपने ग्रेजुएशन किया, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, उसके नंबर होते हैं, ठीक है ना। वहां पर बच्चे जो आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए ना, उसके भी नंबर होते हैं। कहा गया जब आप एपीए स्कोर बनाओगे ना, कौन कौन से वहां पर आप लिखोगे कि भाई मेरा ये भी रिसर्च पेपर है, ये भी रिसर्च पेपर है, ठीक है ना। तो आपको अपलोड करना पड़ेगा जो पहला पन्ना है, फर्स्ट पेज ऑफ ऑल द पब्लिकेशन along with the proof of publication in peer reviewed, ये देखना पड़ेगा कि भाई रिसर्च पेपर peer reviewed के अंदर था कि नहीं, यूजीसी लिस्टेड के मतलब जहां भी आपने पब्लिश करवाया वो पीयर रिव्यूड है कि नहीं है, यूजीसी लिस्टेड है कि नहीं है, स्कोपस, ऐसी सारी चीजें आपको प्रूफ वगैरह सबमिट वहां पर करवाने पड़ेंगे फर्स्ट पेज के साथ साथ। इसके साथ साथ प्रूफ ऑफ पीयर रिव्यूड जर्नल स्टेटस, इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है ना, शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद ए वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है साहब, ये भी हमें करवाना है, करवा देंगे सर, करवा देंगे, बहुत ही बढ़िया। Sir, in the case of any inadvertent mistake in the process of selection, which may be detected at any stage, even after the issuance of appointment letter, university reserves the right to modify, withdraw, cancel any communication made to candidates. अगर कोई भी मिस्टेक पाया जाता है सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान, कहा गया अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद भी हम उसे मॉडिफाई, विड्रॉ या कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। एनी चेंजेस, any changes, corrigendum, amendments, updation, cancellation, notice related to the recruitment process, इस recruitment process के दौरान अगर कोई भी change होता है, कोई भी additional चीज हमें बतानी है, कोई condition बतानी है, तो ध्यान रखना हम official website के ऊपर ही बताएंगे, कोई newspaper में नहीं बताएंगे सबको, ठीक है ना। official website देखते रहिएगा, ठीक है सर। कौन सी है सर, ये रही www.koc.ac.in। अरे कहाँ भाग रहा है भाई। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन। भाई जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, आपके वहां पर वेरीफाई किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। रिसर्च पेपर जो अपलोड करोगे उसे प्लेगरिज्म के लिए चेक किया जाएगा कि भाई अगर एक सीमित से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा प्लेगरिज्म है तो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका जो कैंडिडेचर है। चलिए आगे, कहा गया जो भी हरियाणा के या जो भी हरियाणा के डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, या जो एससी हैं, स्केड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड क्लास ए एंड बी हैं, नॉन क्रीमी लेयर के, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5% का। जैसे मान लीजिए अगर क्वालिफिकेशन में बोला गया कि भाई आपके मास्टर 55% नंबर होने चाहिए, तो इन लोगों के लिए वो 50% हो जाएगा, 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग का मतलब क्या है कि जैसे एपीएस स्कोर के अंदर बताया जाएगा आपको टीचिंग एक्सपीरियंस इतना करना है, ठीक है ना। टीचिंग एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, क्या स्कूल का एक्सपीरियंस, नहीं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एक्सपीरियंस पहली चीज। और वो एक्सपीरियंस कब मिला हो, क्या यूजीसी नेट के बाद या उससे पहले, कहा गया वो आपको एक्सपीरियंस जो आप लिखेंगे यहाँ पर वो कब का होना चाहिए, आफ्टर बिकमिंग एलिजिबल एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर प्रिवेलिंग यूजीसी, ठीक है ना। और यूजीसी नॉर्म क्या कहते हैं कि भाई आप नेट करने के बाद ही कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हैं, तो उसके बाद का जो एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर वो काउंट होगा। चलिए, आई थिंक मोटा माटी जानकारी होगी। अब बात करते हैं बच्चे किसका, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि भाई साहब मास्टर डिग्री में कम से कम 55% पहली चीज तो होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है सर, इसके साथ साथ कहा गया, इसके साथ साथ यानी कि एंड एक चीज और, एक चीज और ध्यान रखना, मैंने कहा क्या, कैंडिडेट का नेट क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, नेट या मतलब जो यूजीसी करवाता है नेट, सीएसआर भी तो करवाते हैं, कोई भी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या सिमिलर जो इनके एग्जाम है, जैसे आपने जो सेट वगैरह है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे हरियाणा का भर रहे हैं तो हरियाणा का या तो सेट क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं तो यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए मास्टर डिग्री में 55% नंबर के बाद, ठीक है ना। ठीक है सर, अगर नेट क्वालिफाई नहीं है सर तो कहा गया तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, पीएचडी है, तो भी कहानी चल जाएगी। तो नेट या पीएचडी में से आपके पास एक चीज होनी चाहिए। तो कहते हैं या तो ये वाली क्वालिफिकेशन फुलफिल कर दो, यानी कि नंबर ए वाली, नंबर ए में क्या है, या तो मतलब पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर बी, मतलब मास्टर डिग्री 55%, साथ में नेट, नेट नहीं है तो पीएचडी, नहीं तो, नहीं तो, और नहीं तो क्या करो, अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है, किसकी पीएचडी डिग्री सर, पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इसकी रैंकिंग कितनी हो, टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो भाई साहब वो भी बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। तो टॉप 500 जो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर अगर आपकी यूनिवर्सिटी आती है, फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, और रैंकिंग किसने दी है,
THE टाइम्स हायर एजुकेशन, US यूकेरली साइमंस, और ARWU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। अगर इन तीनों के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर आती है, वहां से आपने PhD की है फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, मुबारक हो, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तभी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाएगा। चलिए, म्यूजिक के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया आप रीड कर सकते हैं बच्चा, इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के अंदर जाना है। और साथ ही साथ अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, ठीक है ना, इसके लिए आपको एडिशनल कुछ कंडीशंस और हैं, वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। PhD के साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री 55% के साथ साथ आपको कम से कम यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, टीचिंग का, रिसर्च का, ठीक है ना। चलिए, with a minimum of 7 publication in the peer reviewed UGC journals and a total research score of 75 as per criteria given in appendix 2 table 2। तो अपेंडिक्स 2 के अंदर टेबल 2 है, वहां पर कहते हैं अगर आपके पास कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस है पहली चीज टीचिंग के लिए, और कम से कम आपको 7 पब्लिकेशंस आपके पास है जहां पर आपका मिनिमम टोटल स्कोर कितना बनना चाहिए, 75 बनना चाहिए, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए क्राइटेरिया यहाँ पर फिल। मैं आपको दिखाऊं टेबल 2 अपेंडिक्स 2 में क्या दे रखा है। टेबल 2 अपेंडिक्स 2, हाँ ये रहा। ये देखो, तो टेबल 2 है, अपेंडिक्स 2 है, तो ये फॉर्म भरना है आपको। और यहाँ पर आपका टेक्निकली जो रिसर्च स्कोर है ना, अगर रिसर्च स्कोर यहाँ पर कितना बनता है बच्चे से भर के, रिसर्च स्कोर अगर आपका 75 बनता है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल। हालांकि प्रोफेसर अगर बनना है तो इसके लिए रिसर्च स्कोर आपका ज्यादा होना चाहिए, हालांकि एसोसिएट की बात कर रहा हूँ तो वहां पर क्या लिखे है 75। तो कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन आपकी पीयर रिव्यूड यूजीसी जर्नल के अंदर होनी चाहिए, जहां पर आपका कम से कम रिसर्च के अंदर टोटल स्कोर कितना बने, 75। चलिए, इसके साथ साथ सर अगर हमें प्रोफेसर बनना है तो भाई साहब प्रोफेसर बनना है तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, PhD डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। जो रिसर्च स्कोर है कम से कम आपके पास 120 का रिसर्च स्कोर यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एट इक्विवेलेंट लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट। नहीं तो ये क्राइटेरिया भी अगर फुलफिल हो जाता है तो भी आप अप्लाई पर कर सकते हैं। तो मेन चीज प्रोफेसर बनने के लिए, एसोसिएट या एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर जो क्राइटेरिया चाहिए उसके अलावा भी चीजें आपके पास होनी चाहिए ना, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बच्चे जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, हम कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले शख्स को यहाँ पर बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कोई एग्जाम नहीं देना, इंटरव्यू आप इंटरव्यू बेसिस पर यहाँ पर नौकरी है। तो कहा गया आपका एक एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगा, API बनेगा, उसके बेसिस पे यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर ग्रेजुएशन में आपके पास 80% और उससे ऊपर के नंबर है, आपका स्कोर यहाँ पर हो जाएगा 15, अदरवाइज अकॉर्डिंगली 13, 10, 5, ठीक है ना। अगर नंबर कम होते गए आपका स्कोर आपको ये मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका 15 यहाँ पर मिल जाते, 80% से अबव, 80% अबव के आपके नंबर थे, 15 स्कोर यहाँ पर आपको मिल जाता। आपका जो जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आपके वहां पर 80% अबव नंबर मिल अगर आपके हैं, यहाँ पर आपको 25 मिल जाएगा, अदरवाइज 60 से 80 के बीच में तो आपको यहाँ पर 23 मिल जाएगा। यहाँ जाएगा अगर 55% के आसपास के आपके 55% से 60% तक के नंबर है। सर अगर आपने एमफिल किया है 60% और उससे ऊपर का नंबर है तो 7 नंबर, अगर 55% से और 55 से 60 नंबर है तो यहाँ पर एमफिल के आपको 5 नंबर। नहीं सर एमफिल तो हमने नहीं किया, PhD किया है, तो बहुत बढ़िया। PhD के कितने नंबर है बच्चे, 30 नंबर PhD के अकेले के हैं। सर अगर हमने एमफिल भी किया है, PhD भी किया है, तो हमारे नंबर जुड़कर मिल जाएंगे क्या, कहा गया नहीं, आपके फिर टोटल नंबर कितने माने जाएंगे, एमफिल PhD अगर दोनों के तो टोटल मैक्सिमम 30 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे सर अगर अगर हमारे पास नेट है विद JRF तो भाई साहब 7 नंबर, अकेला नेट है तो 5 नंबर,
कोई सेट वगैरह क्लियर है तो भाई यहाँ पर आपको 3 नंबर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन के भी नंबर है, 2 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन पॉपुलेशन पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल। तो रिसर्च पब्लिकेशन में 2 मार्क्स मिलेगा एक एक पेपर का, ठीक है, 2 मार्क्स मिलेंगे एक पेपर के, तो मैक्सिमम यहाँ पर आप 10 नंबर लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग के भी नंबर है इसके अंदर, टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस अगर आपको है तो 1 साल का आपको 2 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा, तो मैक्सिमम यहाँ पर भी आप 10 नंबर ले सकते हैं। सिमिलरली अवार्ड्स अगर आपको कोई मिला है, इंटरनेशनल नेशनल लेवल अवार्ड मिला है 3 नंबर, अगर कोई स्टेट लेवल अवार्ड मिला है तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाए। अगर दोनों ही मिले हैं तो कहा गया भाई साहब अवार्ड्स कैटेगरी के अंदर आप टोटल कितना क्लेम कर सकते हैं, 3 नंबर ही मैक्सिमम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर सर आपका नेट भी है, जेआरएफ भी है, सेट भी है, तो भाई साहब टोटल आपको कितने मिलेंगे यहाँ पर 7 नंबर। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस तरीके का एपीएस स्कोर निकलता है, ठीक है ना। अब इधर देखना, अकेडमिक स्कोर सारा का सारा मिलाकर आपका 80 नंबर का है, रिसर्च सारा का सारा मिलाकर आपका 10 नंबर का है, और टीचिंग सारा का सारा मिलाकर आपका 10 नंबर का है, तो टोटल 100 नंबर का आपका यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। और इस 100 नंबर के अंदर हम कितने लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे ये डिपेंड करता है बच्चे नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बी पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हम कितने लोगों को बुलाने वाले हैं, टोटल ऑफ 25 प्लस 5n, जैसे 25 लोगों को तो बुलाएंगे बुलाएंगे, प्लस 5n। 5n का मतलब क्या है, n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच द इंटरव्यू इज बीइंग कंडक्टेड, ठीक है ना। मान लीजिए आप कॉमर्स के अंदर, और कॉमर्स के अंदर आपके पास 2 पोस्ट है, ठीक है, 5 into 2 कितना हो जाएगा 10, 25 प्लस 10, यहाँ पर हम 35 लोगों को बुलाने वाले हैं। बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से जो भी टॉप 35 बच्चे होंगे उनको कॉल आ जाएगा, कॉल इन द सेंस उनके जो डैशबोर्ड है ऊपर वहां पर आ जाएगा कि भाई साहब आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया है, ठीक है ना। सर इसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, और उसके अंदर इवेल्युएशन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज पर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाएगी, टीचिंग एबिलिटी, रिसर्च पोटेंशियल, स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन, और जो भी सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, सिलेक्शन डिसीजन जो भी यहाँ पर लिया जाएगा वो सोलरली बेस्ड होगा ऑन कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। चलिए ये छुटपुट सी कहानियां हैं और मजेदार बच्चे वैकेंसीज है यहाँ पर, ठीक है ना। नीचे जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह नेक्स्टर में आपको प्रोवाइडेड है, और यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान रखना जो एनओसी का भी आपको डॉक्यूमेंटेशन किस स्टाइल के अंदर उनको चाहिए, नीचे सारा नेक्स्टर के अंदर वो सारी चीज़ें आपको दे रखी हुई। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको भर के देना है, ठीक है, इसी तरीके का। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इसी तरीके से आपको भर के देना है, तरीके से नो नो एनओसी जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर होगा, एनओसी उसको इस फॉर्म के अंदर आपको भर के देनी है सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एनेक्स्चर के अंदर दे रखी हैं, आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, देखिएगा ज़रूर। और ठीक है, ये छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, और बढ़िया अपडेट है। ठीक है बच्चा, आज के लिए अभी के लिए इस छोटे सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, आपको वहाँ पर नई नई। शुक्रिया बच्चों, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।